नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये समय है आप लोग की तैयारी करने का। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छा समय मिला है और अगर आपने अच्छे से तैयारी अभी कर लिया तो बाद में आप लोग को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप लोग सोचते हो कि हम एग्ज़ाम के समय पढ़ाई करें, जब एग्ज़ाम आएगा तभी हम पढ़ाई करें, तो फिर क्या होगा, समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। और समस्या इसलिए बढ़ेगी क्योंकि उस समय क्या होता है, हम बहुत जल्दी में होते हैं और जल्दी में हम बहुत अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छी से तैयारी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं फिर हमारे कहीं नंबर कम आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और उस समय बहुत ज़्यादा हार्ट बीट भी बढ़ रही होती है। हम उस समय तनाव में रहते हैं। अगर उस समय हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो आप देखना कि हमारा जो गुस्सा होता है, ठीक है, वो सातवें आसमान छूता है। इसीलिए अभी अच्छे से तैयारी कर लें ताकि हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो तनाव है, वो बिल्कुल उस समय ना आए। ठीक है, और हम बिल्कुल सहजता से अपना एग्ज़ाम दे सकें और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया था, 25 प्रश्न हमने क्या किया था, पीएससी विथ रायसर में मध्य प्रदेश का इतिहास का पढ़ लिए थे। ठीक है, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हमने तैयार किया था। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट देखे थे। तो जिसने भी 25 क्वेश्चन, मतलब ये है कि जो पहला, इससे पहला जो वीडियो है मध्य प्रदेश का इतिहास का, अगर वो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो देख लें आप लोग। ठीक है, जो कि आपको पीएससी विथ रायसर चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, 26वां क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, तो 26वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए, गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य मध्य प्रदेश में कहाँ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्रदेश में कहाँ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, उदयगिरी की गुफा से, बाग की गुफा से, आदमगढ़ की गुफा से और भीमबेटका की गुफा से। तो आप लोग को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, पहले हमें ये मालूम चाहिए कि ये जो गुफाएं हैं ये कहाँ कहाँ हैं। उदयगिरी की जो गुफा मिलेगी आपको, ये मिलेगी आपको विदिशा में। कहाँ पर मिलेगी भाई, विदिशा में देखने को मिलती है। बाघ की गुफा आपको धार में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है, ये धार में है। आदमगढ़ की गुफा आपके होशंगाबाद में है। कहाँ पर है भाई, होशंगाबाद में है। क्लियर है। और भीमबेटका की जो गुफा है आपके रायसेन जिले में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी भाई, रायसेन जिले में देखने को मिलेगी, जो कि 2003 में, कब, 2003 में कहाँ पर शामिल कर दी गई है, विश्व धरोहर में शामिल कर दी गई है। कहाँ पर कर दी गई है, विश्व धरोहर में शामिल कर दी गई है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो साक्ष्य मिलते हैं चित्रकला के गुप्त काल के, वो कहाँ से मिलते हैं भाई, बाग की गुफा से। कहाँ की गुफा से, बाग की गुफा से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं गुप्तकालीन। क्लियर, समझ में आ गया। चारों फैक्ट देख लिया अपन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं अपन। देखिए आप लोग क्या दिया है अपने पास में कि गुप्तकालीन इतिहास से संबंधित कांच नामक शासक के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। कांच है, ये कांच है, ना कि कांच है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। कांच नामक शासक के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं भाई, ये हुए हैं विदिशा से। कहाँ से हुए हैं भाई, विदिशा से एक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब अगर यहीं पर बात करें, अभी मैंने आपको चर्चा किया था किस चीज़ की, कि विदिशा में क्या है आपका, उदयगिरी की गुफा है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो भर्तहरि की गुफा है। उज्जैन में क्या मिलेगी आपको, भर्तहरि की गुफा। किसकी मिलेगी भाई, भर्तहरि की गुफा मिलेगी, भर्तहरि। ठीक है, भर्तहरि बहुत शानदार कवि रहे हैं जिन्होंने त्रिशतक लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने, इनकी रचना है त्रिशतक। ध्यान रखना, क्या है ये, इनकी रचना त्रिशतक है। ठीक है, इनकी बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, फिर कभी सुनाऊंगा जब हम कवि को पढ़ेंगे। ठीक है, तब मैं आप लोग को बता दूंगा कि भर्तहरि की बहुत अच्छी कहानी है। तो भर्तहरि की गुफा है, त्रिशतक लिखा है, और वो त्रिशतक याद रखना आप लोग कि त्रिशतक क्या क्या है। ठीक है, ध्यान समझ लो यहाँ पर त्रिशतक कौन कौन सा है, नीति शतक, ठीक है, वैराग्य शतक, ठीक है, क्या है, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ये 3 शतक है किसके, हाँ, आपके भर्तहरि के। और ये भर्तहरि जो थे, ये क्या है, आपके प्राचीन कह रहे हैं, कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। ध्यान रखना, कह रहे हैं प्राचीन कवि या लेखक रहे हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियो में, जब साहित्य का जब वीडियो मैंने पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़ें। ध्यान रखना, क्लियर है। और इनकी बहुत अच्छी कहानी है। भर्तहरि जो थे, अच्छा मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ। देखिए, जो भर्तहरि थे ना, कौन थे, भर्तहरि, ये कहाँ के राजा थे, ये उज्जैन के राजा थे। ये कहा जाता है कि ये उज्जैन के राजा थे। ठीक है, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ये। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया, राजपाट त्याग दिया, किसने, भर्तहरि ने। ठीक है, और ये सन्यासी बन गए, ये चले गए और फिर इन्होंने क्या लिखा, रचनाएं लिखा।
ठीक है। और इन्हीं की गुफा हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, उज्जैन में देखने को मिलती है। ठीक, अब इनकी कहानी क्या थी, ध्यान समझना, छोटी सी कहानी है इनकी, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या था कि ये जब राजा थे, ठीक है, तो क्या हुआ कि एक साधु महात्मा आए थे, एक संत आए थे इनके पास में। ठीक है, ये राजा थे। इन संत ने क्या किया, इनको एक फल दिया। क्या दिया, इनको एक फल दिया। अब वो फल क्या है, उन्होंने कहा कि भाई इसको आप खा लो, इसको आप खा लोगे तो आप क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। क्या हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो इन्होंने क्या किया, जो भर्तहरि जी थे उन्होंने क्या किया, ये क्या करते थे, अपनी अपनी पत्नी से, अपनी जो पत्नी थी, इनकी रानी थी, उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को ये फल दे दिया। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी थी, ठीक है, इनकी जो क्या थी, पत्नी थी, इन्होंने क्या किया, मतलब जो रानी थी वो क्या, उन्होंने क्या कर दिया, जो उनका सेवक था, नौकर था, उसे यह फल दे दिया। क्यों, क्योंकि ये जो इनकी रानी थी ये अपने नौकर से प्रेम करती थी। ठीक है, ये कहा जाता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब ये जो नौकर था, नौकर ने क्या किया, हाँ, जो उस नगर की जो वेश्या थी, क्या थी, वेश्या थी, वह फल क्या कर दिया, नौकर ने उस वेश्या को दे दिया। क्योंकि ये जो नौकर है ये वेश्या से क्या करते था, प्रेम करता था। अब वेश्या ने सोची कि अगर मैं क्या करूँगी, ये जो फल है अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी, तो मेरी तो वैसी ही ज़िंदगी क्या है, लानत भरी है। ठीक है, वैसी तो नर्क भरी ज़िंदगी है मेरी, मैं खाकर क्या करूँगी। इससे अच्छा है कि जो समाज का कार्य कर रहा है, जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, मतलब राजा, क्यों ना मैं ये फल किसको दे दूँ, राजा को दे दूँ। तो इस वेश्या ने क्या किया, उस फल को किसको दे दिया भाई, भर्तहरि जी को दे दिया, मतलब राजा के पास में पहुंच गया। जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो उन्हें फिर पूरी घटना का पता चला। तो इस चीज़ को देख करके, इस घटना को देख करके वो क्या हो गए, चकित हो गए। और उन्होंने क्या कर दिया, मोह माया त्याग करके क्या कर लिया, पूरा राजपाट त्याग दिया। और वो कहाँ चले गए, पहले कहाँ चले गए, वो उत्तर प्रदेश, फिर उन्होंने वहाँ समय रहा, फिर उसके बाद में वो कहाँ आ गए, आपके मध्य प्रदेश में आ गए। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी समय कहाँ पर बिताया, फिर उज्जैन में बिताया आकर के बाद में। ये कहानी थी किसकी, भर्तहरि जी की। ठीक है, तो इन्होंने त्रिशतक लिखा है, त्रिशतक, ध्यान रखना, जो मैंने आप लोग को भी बता दिया। क्लियर है, चलिए, तो ये था श्रृंगार। ठीक है, ये सब किसके कारण हुआ है, देखिए याद करने का, याद रखना। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, इनके साथ में क्या किया, देखो श्रृंगार ने, देखिए सब कुछ जो होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, श्रृंगार के कारण होता है। ठीक है, आज भी अगर क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, तो ये सब श्रृंगार के कारण, रति के कारण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उन्होंने श्रृंगार लिखा, श्रृंगार शतक लिखा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इनके साथ में क्या है, नीति ने एक ऐसा खेल खेला, तो इन्होंने क्या लिखा, एक नीति शतक, ऐसा समझ लो, नीति शतक लिखा। फिर इन्होंने क्या लिखा, एक वैराग्य, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया था, वैराग्य धारण कर लिया, तो ये क्या हो गई, इनकी वैराग्य क्या हुई, इनकी रचना हो गई वैराग्य शतक। ठीक है, ऐसा याद रख लेना आप लोग, याद करने का बता दिया मैंने आप लोग कैसे याद करना है। चलिए क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। अच्छा, ये हो गया था कि अपना कुछ छूटा तो नहीं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लो, जबलपुर, मैं आपको जबलपुर। ठीक है, जबलपुर की अगर हम बात करें, कहाँ की, जबलपुर की अगर हम बात करें, तो जबलपुर में आपको क्या मिलेगा, त्रिपुरा या त्रिपुरी। ठीक है, ये स्थल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ऐतिहासिक स्थल है। क्यों है भाई, क्योंकि ये त्रिपुरी क्या है, आपका कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। किसकी रहा है भाई, कलचुरी वंश की राजधानी रहा है, क्या आपका, त्रिपुरी। ध्यान समझ लेना। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब आते हैं अपन, ठीक है, बाकी फिर अपन देखेंगे, बाकी रीवा वीवा को बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 28। समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान विदिशा के किस शख्स पर विजय की स्मृति में सागर जिले के एरण में एक स्मारक का निर्माण किया था। क्या किया था भाई, एक स्मारक का क्या किया था, निर्माण किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और वो कौन सा है भाई, वो कौन व्यक्ति था जिसको इन्होंने क्या किया था, हराया था, तो वो कौन था भाई, श्रीधर बर्मन। कौन था, श्रीधर बर्मन था, जिसे क्या किया था, इन्होंने हराया था। क्लियर है, इन पर विजय प्राप्त की थी किसने, समुद्रगुप्त ने, दक्षिण विजय अभियान के दौरान। ये विदिशा का था, ये श्रीधर बर्मन। क्लियर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 29 में। देखिए 29 का देख लो, समुद्रगुप्त के समय शक शासक किस क्षेत्र में बसे हुए थे। समुद्रगुप्त के समय शक शासक किस क्षेत्र में बसे हुए थे, तो ये कहाँ पर बसे हुए थे भाई, ये बसे थे कहाँ पर, आपके उज्जैन में। कहाँ पर बसे हुए थे, उज्जैन में बसे हुए थे। ये समुद्रगुप्त क्या है, गुप्त वंश का शासक है, ध्यान रखना, किसका है ये, गुप्त वंश का शासक है, कौन, समुद्रगुप्त। क्लियर है,
चलिए ठीक है, ठीक क्लियर है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़े अपन। तो यहाँ पर अगर विदिशा के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी अगर और मिले तो मैं आपको बता देता हूँ कि विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे क्या है आपका? विदिशा है। और यही विदिशा महत्वपूर्ण है किस क्षेत्र से? क्योंकि विदिशा में क्या है आपका, देखो एक तो हलाली परियोजना चल रही है यहाँ पर। क्या चल रही है भाई? हलाली परियोजना चल रही है। कहाँ पर? आपके विदिशा में। विदिशा में क्या है आपका? विदिशा का प्रांतपति विदिशा का प्रांतपति, ध्यान समझना, विदिशा का क्या प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखना, राज्यपाल जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? अग्निमित्र को। किसको बनाया गया था? अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति बनाया गया था। ठीक है, अब ये अग्निमित्र कौन है भाई? ये अग्निमित्र कौन है? ध्यान समझना। देखिए पहले क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मौर्य वंश का शासक कौन था भाई? सबसे प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश में ही कौन आया? एक अशोक आया। कौन आया भाई? अशोक। अशोक क्या था आपका जो था? अशोक कहाँ का प्रांतपति बनाया गया था? अवंतिका का। अवंतिका, ठीक है, किसका? अवंतिका क्या बनाया गया था? अशोक प्रांतपति। मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं अपन? उज्जैन की बात कर रहे हैं, माहिष्मती उज्जैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ का अशोक क्या बना था? प्रांतपति। कब? बिंदुसार के समय में। मतलब इनके पिता ने बनाया था इसको अशोक को। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया हूँ। ठीक, अब यहाँ पर समझना, किसके बाद में? मौर्य वंश के बाद में कौन आया आपका? जो मौर्य वंश के बाद में कौन आया? शुंग वंश आया। कौन आया भाई? शुंग वंश। ठीक है, कौन आया? शुंग वंश आया। ठीक, इस शुंग वंश का जो प्रथम शासक था, देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदरथ था। कौन था भाई? बृहदरथ था। ठीक है, सॉरी, बृहदरथ था। ठीक है, इसे किसने मार दिया? हाँ, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या की? इसकी हत्या कर दी, बृहदत्त की। ठीक है, अब ये जो पुष्यमित्र शुंग है, ठीक, इसका पुत्र कौन था? अग्निमित्र। कौन था भाई? अग्निमित्र क्या था? इसका पुत्र था। किसका? पुष्यमित्र शुंग का। और इस अग्निमित्र को ही किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कहाँ का? विदिशा का प्रांतपति बनाया था। कहाँ का? विदिशा का प्रांतपति बनाया था। समझ में आ गया? अभी क्लियर हो गया? ठीक है, और ये वही अग्निमित्र है, ध्यान रखना, ये वही अग्निमित्र है जिस पर क्या लिखी गई है? महाकवि कालिदास ने क्या लिखा है? हाँ, मालविका अग्निमित्रम लिखा है। क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम लिखा। ध्यान समझ लेना। अभी जो मालविका अग्निमित्रम है ना, जो रचना किसकी? महाकवि कालिदास जी की। ठीक है, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उस व्यक्ति की जो रचना है मालविका अग्निमित्रम। क्या है भाई? मालविका अग्निमित्रम जो रचना है इनकी, ये वही उसी पर आधारित है। ठीक है, उन दोनों के प्रेम प्रसंग पर। मतलब मालविका जो है, एक कहा जाता है कि मालविका जो है विदर्भ बोले तो क्या आपका जो विदर्भ आपको देखने को मिलता है, महाराष्ट्र वाला इलाका। ठीक है, जो अग्निमित्र ने क्या किया था? विदर्भ पर आक्रमण किया था। तो उस समय क्या हुआ था कि विदर्भ में एक सेविका कभी कभी देखने को मिलता है कि भाई सेविका नाम आता है कि सेविका थी वो, ये कभी कभी आता है कि एक रानी थी। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मल समझ लेना कि जो भी थी। तो ये मोहित हो गया था। कौन? मतलब जो सेविका का नाम था वो का क्या नाम था? मालविका। क्या नाम था उसका? मालविका नाम था। और इस पर कौन मोहित हो गया था? अग्निमित्र। शुंग वंश का जो शासक था उस समय, वो अग्निमित्र क्या हो गया था? इस पर मोहित हो गया था। किस पर? मालविका पर। तो उन दोनों के प्रेम प्रसंग पर ही क्या लिखा है महाकवि कालिदास जी ने? मालविका अग्निमित्रम लिखा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना? अभी क्लियर हो गया है? ठीक है, तो हम कहाँ थे भाई? समुद्रगुप्त के शासक किस क्षेत्र में थे भाई? उज्जैन में थे। ठीक है, कहाँ थे? उज्जैन में। मैंने आपको विदिशा का बता दिया। जबलपुर की बात अगर मैंने अब इससे पहले भी आपको बता दिया कि भाई ऐतिहासिक स्थल क्या है आपका? त्रिपुरा है या त्रिपुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस नगर को सौभोग नगर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नगर को सौभोग नगर के नाम से जाना गया है? तो वो क्या है आपका? वो है आपका एरण। वो क्या है आपका? एरण को किस नाम से? सौभोग के नगर से के नाम से जाना गया है। ठीक है, सती प्रथा के प्रमाण यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, विदिशा के बारे में बता दिया मैंने आपको, जबलपुर के बारे में बता दिया, उज्जैन के बारे में बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे ही हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखें अपन। बाकाटक राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? बाकाटक राजवंश के अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय का शिलालेख मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप लोग मुझे बताओ कि बाकाटक
वाकाटक राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बकायदा पढ़ाया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी या प्रथम शासक था वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि भाई अंतिम शासक बताना है आपको। अंतिम शासक का जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो आपको कहाँ से हुआ है, बालाघाट से हुआ है। वो कहाँ से हुआ है, बालाघाट से क्या हुआ है, पृथ्वीसेन द्वितीय का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो किस वंश का शासक था, वाकाटक राजवंश का शासक था। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं, चला थोड़ा सा और देख लें आप लोग। मंडला के रामपुर, मंडला के क्या, रामपुर से कौन थी भाई, आप लोग को याद होगा रामपुर से, मंडला के रामपुर से कौन थी भाई, हाँ रानी अवंतिका, रानी अवंतीबाई। ठीक है, रामगढ़, सॉरी रामपुर बोल रहा हूँ मैं, रामगढ़ है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, रामगढ़। ठीक है, कहाँ से, रामगढ़ की रानी कौन थी भाई, अवंतीबाई थी। कौन थी, अवंतीबाई थी, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी में ऐसा देखिए, डिंडोरी में क्या है आपका, डिंडोरी में अगर हम देखने जाएं तो आपको सबसे छोटा क्या मिलेगा, हाँ फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। इसे एक नाम से और जाना जाता है, किसको, फासिल को, घुघुबा। किस नाम से, घुघुबा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, किस नाम से, घुघुबा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बालाघाट की बात करूं तो बालाघाट क्या है आपका, खनिज नगरी कहा जाता है इसको, तांबे की नगरी कहा जाता है इसको। तांबा खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है आपके, बालाघाट में होता है। चावल भी कहाँ होता है आपके, हाँ चावल भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, बालाघाट में चावल देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक। लेकिन चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये मुझे आप लोग क्वेश्चन में अपन कमेंट करके बताएं कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32। वाकाटक राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन व्यक्ति था। चलिए मैंने यहाँ पर आ गए हैं अपने क्वेश्चन, वाकाटक राजवंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो वाकाटक राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बिंद शक्ति। कौन था भाई, बिंद शक्ति था। चलिए अब आप क्वेश्चन तो आ ही गया है तो मैंने आपको बता दिया, इसका संस्थापक कौन था भाई, बिंद शक्ति क्या था, इसका संस्थापक था। किस वंश का, वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। क्लियर है। और अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन था भाई, पृथ्वीसेन द्वितीय था। क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 33 में। नागवंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, नागवंश के अंतिम शासक का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि अंतिम शासक का नाम क्या था। देखिए जो अंतिम शासक था वो कौन था, गणपति नाग था। कौन था भाई, गणपति नाग था। इस गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने हराया था। किसने हराया था, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त, जो कि किस वंश का शासक था भाई, गुप्त वंश का शासक था। समुद्रगुप्त ने क्या किया, हाँ किसको हराया, गणपति नाग को हराया, और इनका वंश क्या हो गया, इनके वंश का अंत हो गया गणपति नाग को हरा करके। अब एक चीज ध्यान समझना भाई, समुद्रगुप्त ने इसको हरा दिया, लेकिन नागवंश की स्थापना किसने की थी भाई, तो वो की थी शिशुनाग ने। किसने किया था, शिशुनाग ने क्या किया था, नागवंश की स्थापना की थी। समझ में आ गया। और अंतिम शासक कौन है भाई, गणपति नाग, जिसे किसने हराया, समुद्रगुप्त ने हराया था, जो कि किस वंश का था, गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट देखें आप लोग, कौन है भाई, कुषाण शासक वासुदेव। ठीक है, कुषाण शासक वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है भाई, कुषाण शासक वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का हमारे मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त होता है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, कटनी। तो कहाँ से होता है भाई, ये होता है हमारे जबलपुर से। कहाँ से प्राप्त होता है भाई, जबलपुर से प्राप्त होता है। बिल्कुल आप लोग याद रहे आप, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, कुषाण वंश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुषाण वंश क्या है आपका, और कुषाण वंश में आप लोग को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, कनिष्क है। कौन है, कनिष्क, जो कि क्या था आपका सबसे प्रतापी शासक के साथ साथ इसके दरबार में चरक जो थे राजवेद वो थे, अश्वघोष थे, ठीक है, नागा अर्जुन थे। ठीक है, और इसी ने क्या किया था। अच्छा, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कुछ चीज़ें और। देखिए कनिष्क ने क्या किया था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में, किसमें भाई, 78 ईस्वी में क्या किया था, शक संवत चलाया था। क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। ध्यान रखना, शक संवत किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था, जो आज हमारे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमें देखने को मिलता है। किस रूप में, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में देखने को हमें मिलता है। समझ में आ गया, क्लियर रहेगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़े हम।
ठीक, बाकी मैंने आप लोग को चीज़ें बता दिया था इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है, फिर भी मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया। क्लियर है? तो ये कहाँ से मिलता भाई? जबलपुर से मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 35 में। देखिए, छैराद वंश का संबंध मध्य प्रदेश के निम्न में से किन दो जिलों से है? छैराद वंश का संबंध मध्य प्रदेश के निम्न में से किन दो जिले से है भाई? तो ये दो जिले कौन कौन से हैं जिससे छैराद वंश का क्या मिलता है? हाँ, संबंध है। ठीक है, और वो कौन से जिले हैं आपके? वो है आपके क्या? उज्जैन और विदिशा। वो क्या है आपके? उज्जैन और क्या? विदिशा है। समझ में आ गया? क्लियर है? ध्यान रखना, उज्जैन में क्या है? बहुत सारे वंश रहे हैं। ठीक है, ग्वालियर में याद रखना है आप लोग भी कौन सा वंश है भाई? सिंधिया वंश रहा है। कौन सा वंश रहा है? सिंधिया वंश रहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर अशोकनगर आ रहा है भाई। अशोकनगर में आपका एक क्या है? चंदेरी है। क्या है आपका? चंदेरी। जहाँ से क्वेश्चन आता है, चंदेरी का किला। कौन सा किला भाई? चंदेरी का किला। चंदेरी का किला किसने बनवाया था? आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले आप लोग को बहुत बार बताया हूँ कि चंदेरी का किला का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे अपने। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। पुष्यमित्र शुंग अपने मित्र नहीं है ना, पुष्यमित्र शुंग अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र, यहाँ पर मित्र हटा देना, पुत्र है, अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कहाँ का भाई? विदिशा का किया था। कहाँ का? विदिशा का क्या किया था इसने? राज्यपाल नियुक्त किया था। किसको? अग्निमित्र को। ठीक है, और मैंने आप लोगों को अग्निमित्र की कहानी बता दिया हूँ कैसी थी। और याद रहे आप लोग को कि जो पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया था? बृहदत्त की हत्या की थी। किसकी? बृहदत्त की हत्या की थी। क्लियर है? माहेश्वर सॉरी, ठीक है, क्या आपका? महेश्वर या माहेश्मती। ठीक है, महेश्वर जो है कहाँ पर है आपका? खरगोन जिले में है। कहाँ पर आता है? खरगोन जिले में क्या आता है आपका? महेश्वर आता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए, बाकी तो अपन ने इससे पहले इन चीज़ों को देख लिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। विदिशा के समीप गरुड़ स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? देखिए, अभी आप इससे पहले आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, या फिर नहीं बताया हूँ तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि विदिशा के समीप गरुड़ स्तंभ का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो जो गरुड़ स्तंभ है उसका जो निर्माण है होलियोडोरस या हेलियोडोरस ने करवाया था। यहाँ पर हेलियोडोरस या होलियोडोरस आता है कभी कभी नाम, हेलियोडोरस ने करवाया था। ठीक है, ये क्या था? राजदूत था। कौन भाई? ये आया था कब? शुंग वंश के काल में आया था। किस वंश के काल में? शुंग वंश के काल में हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ये कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म को जानने आया था। बौद्ध धर्म का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञाता बनने के लिए, या फिर अपन बोले कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने या उसका अध्ययन करने भी आया था। कौन? हेलियोडोरस। लेकिन हुआ क्या? ये कहा जाता है कि हेलियोडोरस को क्या किया, यहाँ के लोगों ने क्या है? भागवत धर्म सिखा दिया, भागवत धर्म के बारे में बता दिया। तो भागवत धर्म की का जो आकार देखा, उसका जो रूप देखा किसने? हेलियोडोरस ने। तो वो क्या हो गया? चकित हो गया। वो क्या हो गया? उससे प्रभावित हुआ भागवत धर्म से। तो भागवत धर्म मतलब श्री कृष्ण या फिर अपन बोले विष्णु। ठीक है, दोनों में से किसी भी के नाम से भी आ सकता है आपको कि गरुड़ स्तंभ का संबंध किससे है? किसका भाई? गरुड़ स्तंभ का संबंध, गरुड़ स्तंभ का संबंध किससे है? तो श्री कृष्ण से, या फिर भगवान विष्णु से, या फिर भागवत धर्म से। तीनों में से किसी का नाम आ जाएगा तो आप लोग आंसर के लगाओगे जो मैंने आपको बता दिया वो। ठीक है, तो ये जो हेलियोडोरस है या होलियोडोरस है, इसने क्या किया? बौद्ध धर्म का अध्ययन ना करके, इससे बौद्ध धर्म की जानकारी ना मिल करके ये किससे प्रभावित हो गया? भागवत धर्म से। तो ये इसने क्या कर दिया? भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसने क्या करवाया? एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया अभी? ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर? आपके विदिशा में है। और इस गरुड़ स्तंभ को आज वर्तमान में वहाँ के लोग खांबा बाबा या खंबा बाबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खंबा बाबा के नाम से। ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, देखिए 37 के बाद में क्या है आपका? 9 आ गया क्या? 39, 2 सेकेंड रुकें आप लोग। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो नीचे है। ठीक है, 38 नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने क्या है अपने पास में क्वेश्चन। देखिए, नावदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नावदा टोली मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर आपको मिलेगा? ये मिलेगा खरगोन में। कहाँ पर भाई? खरगोन में क्या है आपका? नावदा टोली, जो कि ताम्रपाषाणकालीन क्या है भाई? ताम्रपाषाणकालीन क्या है आपका? हाँ, ताम्रपाषाणकालीन क्या है? ये बस्ती थी। क्या आपका? नावदा टोली।
जो कि कहाँ पर आपका खरगोन में है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम देखें बुरहानपुर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, बुरहानपुर की, तो यहाँ पर एकमात्र क्या है, यूनानी चिकित्सालय है। क्या है भाई, यूनानी चिकित्सालय। ध्यान रखना, यूनानी चिकित्सालय कहाँ पर आपके बुरहानपुर में, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र। ठीक है, बुरहानपुर को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर को क्या कहा जाता है, दक्षिणी द्वार कहा जाता है, क्योंकि सबसे दक्षिण में जो दक्षिणतम जिला है हमारे मध्य प्रदेश का, वो क्या है आपका, बुरहानपुर है। क्लियर है, बिल्कुल। देखिए, अब अगर यहाँ पर बात करें खंडवा और खरगोन की, तो बहुत बात कर ली हमने, तो यहाँ पर एक बात और याद रखना कि ये सुनहरे जिले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सुनहरे जिले कहलाते हैं, क्योंकि कपास सर्वाधिक यहीं पर होता है। लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपके, खरगोन में है, ना कि खंडवा में है। अच्छा, खंडवा की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है आपका, गांजा उत्पादक जिला है। क्या है आपका, गांजा उत्पादक। सब सर्वाधिक अगर मध्य प्रदेश में गांजा अगर होता है कहीं, तो वो कहाँ पर आपके खंडवा में होता है। ठीक है, सब लोग गांजा तबीयत से पीते हैं और कहाँ जाते हैं फिर, हाँ, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भोले बाबा का क्या है, वो प्रसाद है। ठीक है, हाँ, ठीक है, अब वो वही समझ के पीते हैं। खैर छोड़ो उनको लोगों को। देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए यहीं पर बड़वानी की अगर बात करें, तो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, ध्यान रहे आप लोगों की, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, बड़वानी में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, बड़वानी में है। चावल होता कहाँ पर सर्वाधिक, आपके बालाघाट में, लेकिन सर्वाधिक जो आपको क्या देखने, सॉरी, जो आपको चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा, बड़वानी में मिलेगा। समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 38 में। ठीक है, ऊपर 39 था, ये 38 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। भरहुत स्तूप का विस्तार निम्न में से किस वंश के काल में हुआ है भाई। इससे पहले भी मैंने आप लोग को बताया हूँ कि भरहुत स्तूप का जो विस्तार है किस वंश ने करवाया था, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था भाई। किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। ठीक है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो किन शासकों ने करवाया, शुंग शासकों ने, क्योंकि मौर्य वंश के बाद कौन आए थे, शुंग शासक आए थे। क्लियर है, ध्यान रहेगा आप लोग को, बिल्कुल। मौर्य वंश का शासक कौन था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का शासक कौन था, श्रीगुप्त था। मैंने आपको इससे पहले बताया हूं, श्रीगुप्त था गुप्त वंश का शासक। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। शुंग वंश का शासक कौन था भाई, हाँ, शुंग वंश का जो शासक था वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, चलिए, सतधारा बौद्ध स्तूप का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, सतधारा बौद्ध स्तूप का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो ये किस जिले से भाई, ये है आपके रायसेन जिले से। किससे संबंधित है ये, रायसेन से, क्योंकि रायसेन में ही बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, ये बौद्ध मठ है। क्या है ये बौद्ध मठ है। यहाँ पर दो बौद्ध मठ है, ये कितने, 2 बौद्ध मठ है। और यहीं पर 25 से अधिक छोटे बौद्ध स्तूप हैं। कितने, 25 से अधिक क्या है, बौद्ध स्तूप है, छोटे छोटे, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, अशोक ने करवाया था। ध्यान रखना, जितने भी बौद्ध स्तूप है अधिकतर किसने बनवाया है, अशोक ने बनवाया है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं, यहाँ पर 40 आ गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, देऊर कोठार स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, देऊर कोठार मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में स्थित है भाई, ये है आपका रीवा में। कहाँ पर है ये रीवा में है। ये भी क्या है आपका, बौद्ध स्तूप है। क्या है, ये भी बौद्ध स्थल है। यहाँ पर बोले बौद्ध स्तूप, बोले तो क्या, बौद्ध स्थल है ये। ठीक है, अब इसको भी किसने बनवाया भाई, अशोक के संरक्षण में बनवाया गया था। ये किसके संरक्षण में, अशोक के संरक्षण में बनवाया गया था। किसके, इस संरक्षण में, अशोक के संरक्षण में बनवाया गया था। ध्यान रखना, ठीक है। देऊर कोठार स्तूप मतलब कहाँ पर, ये रीवा में। समझ में आ गया, ठीक है। और सतना में क्या है आपका, आप लोग को मालूम है कि सतना में क्या है, भरहुत स्तूप है, भरहुत स्तूप है। ठीक है, सागर में क्या है, एरण अभिलेख है। क्या है भाई, एरण अभिलेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 42 देखें आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 42 में, अशोक के शासनकाल में उज्जैन का प्रांतपति निम्न में से कौन था। देखिए, इनके पिताजी थे बिंदुसार। ठीक है, तो ये क्या हाथ के अवंती के क्या थे, ये प्रांतपति बनाए गए थे। लेकिन कुछ किनके समय में, हाँ, अशोक के शासनकाल में उज्जैन का प्रांतपति किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया था कुणाल को। किसको भाई, कुणाल या कुणाल को बनाया गया था। समझ में आ गया, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं किसमें, 43। देखिए आप लोग क्या दिया है 43 में, चंड प्रदोत किसका पुत्र था, चंड प्रदोत किसका पुत्र था, तो ये किसका था भाई, पुलिक का था। किसका था, पुलिक का क्या था, ये
पुत्र था। कौन? चंडप्रद्योत। समझ में आ गया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 44 में। देखिए 44 में क्या दिया है, भीमरथ नामक प्रसिद्ध राजा किस क्षेत्र का था? भीमरथ नामक प्रसिद्ध राजा किस क्षेत्र का था? तो ये किस क्षेत्र का था भाई? विदर्भ का था। किसका था? विदर्भ, जो आज का कहाँ आता है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ आता है? महाराष्ट्र आता है। और आप लोग को बिल्कुल याद होगा, अगर आपने पहले जो मेरा वीडियो देखा होगा, जब मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया था, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन किस तरह से हुआ, गठन की गाथा जब मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग को बताया था कि विदर्भ कहाँ आता है और वो किस कंडीशन पे कहाँ पहुँच गया, आपके महाराष्ट्र में पहुँच गया, क्योंकि मराठी क्षेत्र था वो, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या है अपने पास में, मामा भांजा शैलाश्रय का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? मामा भांजा शैलाश्रय का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान पर? देखिए मामा भांजा चल ही रहा है, मामा भांजी चल ही रहा है आजकल, ठीक है, बिल्कुल ट्रेंड में है। और यहाँ पर शैलाश्रय भी हमारे मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। हाँ, पता नहीं, हो सकता है कि यहीं से मामा ने क्या लिया हो, हाँ मामा ने यहीं से क्या है सीख ली हो कि भैया मामा भांजा ठीक रहेगा, तो इसलिए मामा भांजा भांजी भांजा बनवाली पूरे मध्य प्रदेश में मामा ने, ठीक है। खैर, तो ये कहाँ पर है भाई? ये हमारे पचमढ़ी में है। कहाँ पर है भाई? पचमढ़ी में क्या है? मामा भांजा शैलाश्रय है, ठीक है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि पचमढ़ी में लगभग 29 चित्र है। यहाँ पर कितने भाई? 29 चित्र है इस शैलाश्रय में। कितने? 29 चित्र। और ये जो चित्र है 29 चित्र होने के साथ साथ ये क्या है? लाल एवं क्रीम कलर के हैं। लाल एवं किस कलर के? क्रीम कलर के हैं ये मामा भांजा शैलाश्रय, जो कि पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में एक गुफा याद रखना आप लोग, ठीक है, पांडव गुफा। क्या भाई? पांडव गुफा। पांडव जलप्रपात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पांडव गुफा की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, पांडव गुफा कहाँ पर? आपके पचमढ़ी में है। लेकिन पांडव जलप्रपात कहाँ पर? आपके वो पन्ना जिले में है। इससे पहले भी आप लोग को मैंने बताया हूँ, क्लियर है, ध्यान रखना। खेड़ी नामा कहाँ आता है आपका? खेड़ी नामा आता है जो होशंगाबाद में। कहाँ पर आता है भाई? होशंगाबाद में क्या है आपका? खेड़ी नामा। यहीं पर क्या है? आदमगढ़ की गुफा भी है, ठीक है। सांची तो आप लोग को मालूम ही है कि सांची में क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 46 में। देखिए 46 में कहाँ क्या है भाई? कच्छप घाट शासक महिपाल के सोने के सिक्के स्थान से प्राप्त हुए हैं। कच्छप घाट शासक महिपाल के सोने के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये किस स्थान से भाई? ये हुए हैं ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं। किससे? ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं। जो कच्छप घाट शासक था महिपाल, उसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ग्वालियर से प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 47 में। कहाँ आते हैं भाई? 47 में। अच्छा चलिए, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहीं पर बता दूंगा कुछ चीज़ें आप लोग को। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर की मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है? इंडो ग्रीक शासक कौन था? मिनांडर था। इसकी मुद्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुई है भाई? तो ये हुई है आपके कहाँ से? बालाघाट से। कहाँ से? बालाघाट, ठीक है। माला, जो कि आपकी तांबे की नगरी, ठीक है, खनिज की नगरी बालाघाट, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं का है। कितना? 1021 लिंगानुपात है, आप लोग को मालूम होगा। इससे पहले अगर वीडियो आपने देखा होगा तो याद होगा आप लोग को, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में क्या है आपका? सबसे शानदार जगह पातालकोट। क्या है भाई? पातालकोट है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? भारे जनजाति निवास करती है, ठीक है। मंडला में कौन सी जनजाति निवास करती है भाई? बेगा जनजाति निवास करती है। कौन सी? बेगा जनजाति निवास करती है, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए हम आते हैं बालाघाट मंडला, ये दोनों में है ना, ध्यान रखना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। कहाँ है? 48 में। कुमार गुप्त का शिलालेख तुमेन मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो मैंने इससे पहले भी आप लोग को बताया था, इससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ पर है ये आपके अशोकनगर में है। कहाँ पर है ये? अशोकनगर में है। तुमेन, ध्यान रखना, कुमार गुप्त का जो शिलालेख है उसका नाम क्या है? तुमेन। मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? अशोक जिले से, क्लियर है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक। अच्छा, मुझे एक कमेंट में आंसर आप लोग लिखें कि गुर्जरा अभिलेख जो कि किसका था? अशोक का था। ये गुर्जरा अभिलेख किस जिले में है? किस जिले से प्राप्त हुआ है? आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में लिख करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 49 में, ठीक है। 49, इंडो ग्रीक अभिलेख निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया?
इंडो ग्रीक अभिलेख निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया भाई? हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। ये वही हेलियोडोरस है जिसने क्या किया था? हाँ, विदिशा में किसका निर्माण करवाया? गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। समझ में आ गया? बिल्कुल। बाकी इन सारी चीज़ की बात कर ली है, अशोक की बात हमने काफ़ी कर ली है। अशोक के अच्छा, जो महादेवी या देवी जो थी इनकी पत्नी, ठीक है, जो कि विदिशा की थी, इनसे एक पुत्र और एक पुत्री की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और वो पुत्र का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे। और उस पुत्री का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा, तो आप लोग लिख करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नलपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद का नाम है? नलपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद का नाम है? तो ये किस जनपद का नाम है भाई? शिवपुरी का। किसका नाम है? शिवपुरी का क्या नाम है? हाँ, नलपुर जनपद। क्या है? नलपुर जनपद। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे क्या आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना, ठीक है। 25 ये और 25 हमने मॉर्निंग में किया था, ठीक है। और शिवपुरी में आप लोग को याद होना चाहिए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है भाई? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? आपके शिवपुरी में है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल कितने? 50 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का इतिहास से काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अगर आप लोग इसको तैयार करते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मतलब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो जो है हम अभी पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग उससे सहमत हो? आप लोग को सही लग रहा है कि हाँ इसी तरह से हमको पढ़ना चाहिए? और लिंक अगर है एक दो क्वेश्चनों की और एक दो क्वेश्चन के अगर मैं फैक्ट बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो हम मिलते हैं कब? कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।